नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा शुरू करी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य चलाते समय किन किन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाए, क्या नीति निर्देश हैं जो सरकारों को मद्देनजर रखना चाहिए देश को चलाते समय। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 40 में। आज के इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, मतलब कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा पाने और पब्लिक असिस्टेंट मतलब सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है। Article 41 reads, the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases of undeserved want. मतलब राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और कोई भी ऐसे मामले जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे काम करने की, शिक्षा के अधिकार की और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के लिए प्रावधान बनाएगी। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए, पहली बात ये कि काफ़ी ही विस्तृत स्वरूप है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। ये एक तरफ ये रिकग्नाइज तो करता है कि किसी भी राज्य के पास असीमित फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि संविधान में लिख दिया जाए कि हर व्यक्ति को इस प्रकार का रोजगार मिलना चाहिए तो सरकारें दे ही पाएंगी। तो इस लिमिटेशन को रिकग्नाइज करते हुए कि आपकी क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आपकी क्या आर्थिक क्षमता है, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकारों का ये काम है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, या क्योंकि वो वृद्धावस्था में हैं, या फिर उनको किसी प्रकार की बीमारी है या किसी प्रकार का डिसेबलमेंट है या और किसी कारण से, उन सारे लोगों के लिए राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन मतलब उनके एजुकेशन का अधिकार, एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा सहायता प्रोवाइड की जाए, ऐसा संविधान के आर्टिकल 41 में लिख दिया गया। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास रोजगार नहीं है तो आप पूछेंगे कि क्या वो कोर्ट के सामने ये कह सकता है कि चूंकि आर्टिकल 41 है इसलिए राज्य का ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, उसका ये मेरा ये राइट है कि राज्य मुझे नौकरी दे। इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब इसे कोर्ट में जाके सीधे सीधे कोई व्यक्ति एनफोर्स नहीं करा सकता, लेकिन इसे मद्देनज़र रखना चाहिए जब सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। उदाहरण के तौर पर मनरेगा जब आई थी कि गांव में, शहरों में सभी लोगों को कम से कम साल में कुछ दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आर्टिकल 41 को देखते हुए इसे बनाया गया। इसी प्रकार से हमने देखा कि जब हम आर्टिकल 21 की चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड लाइवलीहुड का, तो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड मतलब आप अपना जीविका चला पाएं इसकी व्यवस्था कर देने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में दे दिया है। तो राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 और आर्टिकल 41 को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में काफ़ी एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं आपको केस बताऊं, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1571। इसमें एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि सरकारी कंपनियां जो हैं वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको टर्मिनेट कर सकती हैं 3 महीने का नोटिस देकर, बिना उस व्यक्ति को सुने, मतलब विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, बिना सुने परमानेंट एम्प्लॉय को भी 3 महीने का नोटिस देकर आप रोजगार से हटा सकते हैं। ऐसा एक सरकारी कंपनी ने कानून बनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 41 को मद्देनजर रखते हुए और 41 को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि देखिए, राइट टू लाइवलीहुड जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोजगार, लेकिन रोजगार से बिना आपको सुने निकाल देना भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 41 इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की मंशा के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि कोई सरकारी कंपनी है और यदि परमानेंट एम्प्लॉई है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद ही आप उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। आर्बिट्रेरीली आप उसकी नौकरी जो है उससे छीन नहीं सकते। आइए देखते हैं जल्दी से अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। दो चीज़ों को इसमें जोड़ दिया गया। एक तरफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब न्याय संगत और मानवीय स्थितियां होना चाहिए काम करने के लिए, किसी काम को भी करने के लिए। और दूसरी चीज़ मैटरनिटी रिलीफ, मतलब महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं तो उस समय के लिए उनको अवकाश दिया जाना चाहिए और उनकी सैलरी नहीं कटना चाहिए। Article 42 reads, the state shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief। देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये फाउंडेशन बना भारत में बहुत सारे जो लेबर लॉज आए, सारे लेबर लॉज का कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो है वो एक प्रकार से आर्टिकल 42 इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकला है। जैसे कि डीबीएम पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एआईआर 1974, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2092 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल है ये इतना महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम करे कम से कम मानवीय स्थितियों में तो काम करे। इस बात को ना सिर्फ बाहर के संदर्भ में, लेकिन इसको जेल में रहने वाले लोगों के संदर्भ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो जेल में यदि मानवीय कंडीशंस नहीं है, लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी ये स्टेट का दायित्व बनता है कि आर्टिकल 42 के मद्देनज़र उस बात पर ध्यान दिया जाए। भारत में जो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आया कहीं ना कहीं वो भी इसी से इंस्पायर्ड था। लेकिन मैटरनिटी रिलीफ को लेकर और आर्टिकल 42 को कैसे इंटरप्रेट किया, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स, मस्टर रोल, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1274। देखिए, सन 2000 का ये जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये तय किया कि जो उसकी रेगुलर फीमेल वर्कर्स हैं जो परमानेंट बेसिस पे हैं उनको तो मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो परमानेंट बेसिस पर नहीं है, जिनकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं की गई हैं, उनको कोई मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलेगा। आर्टिकल 42 को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एक सोशल ऑर्डर इस प्रकार का लाना है कि जिसमें सभी लोग बराबर हों, और आर्टिकल 42 सभी के लिए मानवीय कंडीशन की बात करता है, तो ऐसे में कोई महिला जो रेगुलर नहीं है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोल पर, लेकिन उसको भी मैटरनिटी रिलीफ का पूरा अधिकार है। तो देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्रिएटिवली इंटरप्रेट कर रहा है। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 43, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। इस शब्द लिविंग वेज पे थोड़ा सा आपका ध्यान चाहती हूँ। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि जो श्रमिक हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनके लिए जीवन यापन करने का वेज मिल पाए। अभी ये लिविंग वेज आप पूछेंगे कि क्या होता है। देखिए, इसी आर्टिकल 43 से इंस्पायर्ड होकर भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट आया। मिनिमम वेजेस का क्या मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में काम क्यों नहीं करता, उसका एक मिनिमम वेज मतलब एक न्यूनतम आय उसको आपको जो देना पड़ेगा वो तय होनी चाहिए। मिनिमम वेज का मतलब कि यदि आप किसी व्यक्ति से अपने घर पे भी काम क्यों नहीं करवाते हैं, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात करें, आप क्या जो महिलाएं काम करने आती हैं या पुरुष काम करने आते हैं, चाहे वो साफ सफाई करने आए, चाहे वो खाना बनाने आए, उन सब का भी एक मिनिमम वेज है। अब ये अलग बात है कि लोगों को ना तो पता होता है कि मिनिमम वेज क्या है और ना ही लोग मिनिमम वेज देते हैं, क्योंकि यदि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है जिसको रोजगार की सख्त आवश्यकता है तो वो कई बार मिनिमम वेज के नीचे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मिनिमम वेज मतलब सरकारों ने एक न्यूनतम वेज जो है वो तय कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आर्टिकल 43 की मंशा क्या मिनिमम वेजेस एक्ट के आने से पूरी हो गई? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है लिविंग वेजेस।
लिविंग वेजेस का मतलब ये कि ना सिर्फ एक न्यूनतम आय, ना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, लेकिन व्यक्ति यदि काम करता है तो कम से कम उसको इतना पैसा तो मिल सके कि वो अपने बच्चों की शिक्षा कर सके, यदि घर में कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जा पाए, अपनी ओल्ड एज में जब वो काम ना कर पाए तो उसके पास कुछ तो इंश्योरेंस की व्यवस्था हो। तो मिनिमम वेज एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और ये आर्टिकल 43 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मंशा को पूरा करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट केवल पहला कदम है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भारतवर्ष में सरकारें आर्टिकल 43 को मद्देनजर रखते हुए इसके कहीं ज़्यादा आगे जाके लिविंग वेज की बात करें। देखिए, यदि हम छोटे शहरों में देखें, उस फॉर दैट मैटर बड़े शहरों में भी देखें, तो जो लोग बोरियां उठाते हैं, जैसे मानिएगा कि मंडियों में जब कटाई होती है और खेतों से या ट्रकों से आपको अनाज को अपने कंधों पे जब लादना होता है, तो क्या आप जानते हैं कि किसानों को आज भी बोरी के हिसाब से 5 रुपए जैसा कम पैसा मिलता है। तो एक बार के लिए आप कल्पना करके देखिए कि एक कोई गरीब श्रमिक है, उसको कितनी बोरी अनाज अपनी पीठ पे लादना होता होगा कि वो दिन के 100-200 रुपए बना सके। तो आप पूछेंगे कि जब हकीकत ये है तो फिर आर्टिकल 43 का क्या करें? जब आप जानेंगे कि क्या अधिकार है, क्या लिखा है संविधान, तभी तो ज़मीन पर जाके लड़ पाएंगे। ये है मेरी मंशा आप तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने ज़ोर के साथ समझाने के लिए। देखिए, अब आते हैं एक जजमेंट, इस पे जल्दी से आपको और बताना चाहती हूँ। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 130। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि देखिए, जहाँ तक बात है पेंशन की, तो पेंशन जो है वो एक तरीके से लॉयल्टी के लिए एक सिर्फ कॉम्पनसेशन मात्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से जो ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 43 में दिया गया है, उसके मद्देनज़र भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होंगे, ओल्ड एज में आएंगे और फिजिकली काम करने की कैपेसिटी उनकी कम होगी, ऐसे में पेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिविंग वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने पेंशन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, और इसलिए ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल 43 के बाद दो और आर्टिकल्स ऐड हुए, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। इसके पीछे की मंशा क्या है कि जो श्रमिक लोग हैं वो सिर्फ लेबर क्लास तक ही सीमित ना रहें, लेकिन जो श्रमिक हैं उनका मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब प्रबंधन में भी उनका कोई ना कोई रोल रहे। क्या कहता है आर्टिकल 43A? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry। मतलब राज्य को कानून के द्वारा किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों में, प्रतिष्ठानों में या अन्य संगठनों में श्रमिकों की प्रबंधन में भी भागीदारी हो, ये बात सुनिश्चित करना है और इसके लिए कदम उठाना है। जैसे मानिएगा कि जो ट्रेड यूनियन के अधिकार हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। लेकिन आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है जो श्रमिकों को प्रबंधन में पार्ट मिले के लिए बनाया गया? तो मैं कहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लेजिस्लेशंस दिमाग में नहीं आते। फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल काफ़ी निग्लेक्टेड हैं, और ये जो डिस्क्रिपेंसी है, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं और जो वहाँ पे काम करते हैं, ये दो अलग अलग क्लास हैं। इसको बराबरी पर लेकर आया जाए और काम करने वालों का भी प्रबंधन में हिस्सेदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। इसके बाद आया आर्टिकल 43B। देखिए, 43B संविधान में पहले से नहीं था, इसको जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट में जो 2011 में आया और 2012 में ये प्रभावित हुआ। क्या कहता है ये? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। मतलब एक प्रकार से भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पूरे मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43B को जोड़ा गया।
देखिए, जब 97 अमेंडमेंट आया तो दो तीन बदलाव हुए संविधान में। यदि आप याद करें आर्टिकल 19 के हमारे कॉन्वर्सेशन को और पर्टिकुलरली 19(1)(c) को, तो वहाँ पे ये बात दी गई है कि 19(1)(c) में हमने देखा था कि लोगों को ये अधिकार है कि वो एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, और उसमें जोड़ दिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। आप पूछेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत सारे अलग से रूल्स हैं, मतलब पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे आके जब किसी एक काम को करते हैं एक सोसाइटी के फॉर्मेट में, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। जैसे हमने देखा कि अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यदि आप केरला में देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो केरला राज्य में हुआ। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर यदि कोई काम करते हैं और फिर आपस में अपने प्रॉफिट्स डिवाइड कर लेते हैं, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल होता है। तो आर्टिकल 19(1)(c) में जोड़ा गया कि यूनियन और एसोसिएशन बनाने के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। उसके बाद जोड़ा गया 43B, और 43B में जैसे कि हमने देखा, ये कहा गया कि 43B में ये अधिकार है और ये नीति निर्देश भी है कि लोग जो हैं वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकें और उसका किस प्रकार से प्रोफेशनल मैनेजमेंट करें, किस प्रकार का लोकतांत्रिक उस पर कंट्रोल हो कि सारे लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं वो बराबर हो। इस सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रूल बनाते समय। और इसी के साथ पार्ट 9B संविधान में जोड़ा गया। अब पार्ट 9B क्या है? देखिए, इसमें ये बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, उसके ऑफिस बेरर्स कौन हो सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। और फिर 97th अमेंडमेंट के बाद ये जो सारे बदलाव आए, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए 2021 में। एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस गवई हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट 9B जोड़ा गया है ये केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल होगा, मतलब जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो एक से अधिक राज्य में हैं। तो ये पूरे पार्ट 9B पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी केवल मेरी मंशा ये है कि आपके ध्यान में ये बात लाऊं कि 43B जो है वो अकेला संवैधानिक प्रोविजन नहीं है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। हमें 19(1)(c) को भी देखना है और हमें भाग 9B को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, आर्टिकल 44। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल 44 रहा है। क्या है आर्टिकल 44? जैसे मैं कहूंगी आप समझ जाएंगे कि मैंने इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स क्या कहता है, पहले इसकी भाषा पढ़ते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को राज्य लागू करेगा। जब संविधान बन रहा था और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी कि क्या भारत में रह रहे सभी लोगों के लिए एक सा कानून होना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हिंदूज़ के लिए अलग पर्सनल लॉज हैं, उनकी शादी, उनके बच्चों की कस्टडी, उनका मेंटेनेंस, उनका डिवोर्स, उनका इनहेरिटेंस के लिए अलग कानून लगते हैं। मुस्लिम्स के लिए अलग लगते हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग लगते हैं, सिख्स के लिए अलग लगते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब सवाल इस बात पर है कि काफ़ी सारे सिविल और क्रिमिनल लॉज तो सेम है, लेकिन पर्सनल लॉज आज भी डिफरेंट हैं। तो जब संविधान को बनाया जा रहा था तब भी कई लोगों ने इस पे आपत्ति ली कि उनको ये डर था कि क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू पर्सनल लॉज को बाकी लोगों पर थोप दिया जाएगा। और आज के संदर्भ में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट को देखें तो आज भी लोगों का यही डर है कि यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म लॉ क्या हो, कैसा हो, इसमें किस किस की भागीदारी होगी, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में एक बड़ा विस्तृत मुद्दा है और इस पर कभी और विस्तृत में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में नीति निर्देश स्पेसिफिक है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 जल्दी से देखते हैं। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 45 रीड्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution
for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल 45 में कि संविधान के प्रभाव में आने के 10 साल के भीतर में ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में इसका जो इसे इफेक्ट में लाया गया वो लाया गया आर्टिकल 21A के माध्यम से, जब ये कहा गया कि अब ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, 14 साल की उम्र तक सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, अब ये आपका फंडामेंटल राइट है और इसे जोड़ा गया आर्टिकल 21A के साथ। लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि कब तक भारतवर्ष में एजुकेशन के नाम पर हम अपने आप को इस बात की शाबाशी देते रहेंगे कि 14 साल तक तो राज्य ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया। यदि हमारे देश को आगे बढ़ना है तो क्या अब हमें 14 साल के बाद के एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? और आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल तक तो एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि खर्चा नहीं होता, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई का क्या? कोई बच्चा जो केवल 14 साल तक फ्री एजुकेशन उसको मिला है, क्या आपको लगता है कि उसे कहीं भी नौकरी मिल पाएगी? तो अब मेरे ख्याल से इस बात की आवश्यकता है कि आर्टिकल 45 की मंशा को जब उसे बनाया गया था और आज के संदर्भ में इसको और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया जाए और 14 साल के बाद के एजुकेशन पर भी तवज्जो दिया जाए। जल्दी से पढ़ती हूँ आपके सामने अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people। इस शब्द weaker section को ध्यान दीजिएगा। And in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। ये लिख दिया गया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी क्यों, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के लिए, और उनको सब प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3445 में कहा कि इस आर्टिकल में ये जो शब्द वीकर सेक्शन का उपयोग हुआ है, ये बैकवर्ड क्लास का जो टर्म हमने फंडामेंटल राइट्स के भाग में देखा है उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। तो किसी भी प्रकार के कमज़ोर वर्ग के लिए, वो कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि वो किसी जाति से आता हो, किसी कास्ट से आता हो, इकोनॉमिकली वीकर हो, या और कोई भी कारण, किसी भी वीकर समुदाय के लिए यदि कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं सोशल ऑर्डर और सोशल जस्टिस के लिए, तो वो निर्देश आर्टिकल 46 में दिया गया है कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए। देखिए, अभी हमने रिसेंट में देखा कि सेक्स वर्कर्स के राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया। खैर, काफ़ी कुछ उसमें और कहा जा सकता था, लेकिन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की बात करी। तो अब सेक्स वर्कर्स को यदि अपने आप में एक सोसाइटी देखा जाए तो वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके अधिकारों की बात भी आर्टिकल 46 में आ सकती है। इसी प्रकार से भारत में जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके अधिकारों की बात यदि करना चाहें तो आर्टिकल 46 में की जा सकती है। तो आर्टिकल 46 एक बहुत ही बेहतरीन नीति निर्देश, जिसमें राज्य को यह कहा गया है कि सामाजिक बराबरी के लिए जो कमजोर वर्ग हैं, वो किसी भी कारण से कमजोर क्यों ना हो, उनको बराबर के लेवल पे लेकर आया जाए। एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, वो अपना ज़मीन नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर को नहीं पास ऑन कर सकते, क्योंकि कई लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स जो थे वो उनको नहीं पता था कानून के बारे में, तो कई लोग उनको चीट करके, फ्रॉड करके उनसे ज़मीन जो है वो अपने नाम पे करवा लेते थे। तो एक कानून बना कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स जो हैं वो इतनी माइनॉरिटी में हैं कि उनके जो ज़मीन है वो केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को ही दी जा सकती है। तो जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, इसे हम इस प्रकार के लेजिस्लेशन को वैलिड मानेंगे आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए। और भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, लेकिन क्योंकि आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो गया है तो अगला वीडियो फिर बनाएंगे और बताऊंगी कि आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहा गया है। पिछले वीडियो और इस वीडियो में आपके जहन में यदि एक सवाल उभरा है, वो ये कि
इतने अच्छे लग रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सुनने में, लेकिन इनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इनका लीगल वेट क्या है? तो उस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करेगा। हम बात ज़रूर करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश, इनको संविधान कैसे देखता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट का समय पास जैसे जैसे होता गया, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का रवैया बदला गया, वैसे वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे और ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और दिया जाता रहेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये कैसे समय के साथ और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं, इस बात को समझेंगे अलग अलग केस लॉस के माध्यम से। फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल हैं आपके, क्या मेरी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं, और कैसे लग रहे हैं आपको हमारा संविधान के वीडियोस, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।